प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सुप्रभात। हम आपके लिए जो आपका पीछे वाला टॉपिक था उसी टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। अर्थात जो हमारा पीछे वाला टॉपिक था वो था विद्युत जनरेटर। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में हमने कुछ आपको एक आध दो लाइन भी लिखाई थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर विद्युत जनित्र अर्थात इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने ये आपको बताया भी था और इसके हमने आपको उदाहरण भी दिए थे कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका इसमें से कई बार आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन करके आ जाता है, या इसकी कोई छोटी परिभाषा पूछ सकता है, या इसके बाद में हम यहाँ पर जैसे कि विद्युत जनित्र क्या होता है, क्या इसकी क्रियाविधि है और क्या इसकी कार्यप्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए आपको एक आध दो क्वेश्चन इसके पीछे भी दिए हुए हैं आंकिक सवालों में कि प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की आवृत्ति कितनी होती है। तो हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद में इसका आपको एक बड़ा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र क्या होता है, इसकी बनावट करते हुए या इसका सहचित्र वर्णन कीजिए, सहचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग भी लिखिए कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक और जनरेटर, इलेक्ट्रिक और जनरेटर, ये हमने आपको बताया था। इसके हमने आपको उदाहरण भी दिए थे। तो एक बार बेटा हम आपको दोबारा से समझा देते हैं, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप भी लग गया है, सॉरी ये 1 दिन का। इसके बाद में हम पिछली वीडियो में हमने आपको पीछे को 2-3 पॉइंट लिखाए थे, उन पॉइंटों को हम यहाँ पर दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला, यह एक ऐसी युक्ति है, क्या लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है। अब यह एक ऐसी, तो यह कौन, विद्युत जनित्र, एक ऐसी युक्ति है जो अब देखिए विद्युत और जनित्र, तो इससे हमें क्या मिलता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो डीजल से चलती है। किससे चलती है बेटा, ये डीजल से। और इसमें क्या काम होता है, जबकि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, ये जो एक युक्ति है वो युक्ति किससे चलने वाली है बेटा, ये डीजल से। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें जो मुख्य काम है इसका वो क्या है, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसके बाद में अब ये कैसे करता है, क्या इसकी बनावट है, वो हम इसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर इसका एक चित्र बनाएंगे, और इससे पहले हम इसके यहाँ पर उपयोग भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसके उपयोग हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताए थे। पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर हम उनको डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे हमारा घर है,
या आपने कोई बड़े घर देखे होंगे, अर्थात जिनमें आपके कई सारे कमरे बने होते हैं या आपकी कोई दुकान टाइप होती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, कई बार जब बिजली चली जाती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी या लाइट चली जाती है, तो उसको हम दोबारा से रिसाइकल या काम में लेने के लिए हम उसको किससे जलाते हैं, घरों में इन्वर्टर चलाते हैं। किससे? इन्वर्टर से। लेकिन यहाँ जो बड़े तौर पर जो काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं जनरेटर। बड़े लेवल पे जो काम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? जनरेटर। तो इसका जो उपयोग है हम कहाँ करते हैं? बैंक के बाहर आपने रखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कर सकते हैं बैंकों में, ठीक है। इसके बाद में शादी पार्टी में जो आपका डेकोरेशन होता है, तो कई बार यदि आपकी लाइट चली जाती है तो उस लाइट को दोबारा से चालू करने के लिए वहाँ पर एक जनरेटर रखा होता है, और उस जनरेटर को हम किससे चलाते हैं? डीजल से चलाते हैं। और ये क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में फैक्ट्री में, ठीक है, आपके स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल या आपके जो कॉलेज होते हैं बड़े लेवल के, तो वहाँ पर भी हम इस जनरेटर का उपयोग करते हैं। या हम एक बार बात करते हैं यहाँ पर डीजे वालों में, ठीक है, डीजे में, क्योंकि डीजे जो आपका होता है, जो शादी पार्टियों में हम जब डीजे को उपयोग में लेते हैं तो वहाँ हम उसमें बिजली नहीं देते हैं, तो वहाँ पर एक चलने वाला इंजन होता है, और आपको जो इंजन होता है वो डीजल से चलता है, और उसके पास में एक छोटी सी मोटर टाइप में मशीन लगी होती है, और उस मशीन को हम बोलते हैं अल्टरनेटर। और जब इन दोनों पार्टों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसमें आपकी बिजली उत्पन्न होती है, और वह बिजली इस उपकरण के द्वारा आपको प्राप्त की जाती है आदि। ये आपके यहाँ पर हो चुके हैं इसके उदाहरण। अब इसके बाद में हम जब इसकी संरचना पढ़ेंगे, इसकी रचना पढ़ेंगे, और ये जो आपका परिवर्तित होता है, ये किस में परिवर्तित होता है? प्रत्यावर्ती धारा। तो जनरेटर जो आपका होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका पहला प्रकार लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। कौन सा लेते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। यहाँ लेते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, तो एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने ये इसका जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनरेटर होता है। कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनरेटर, ठीक है। आज थोड़ी जो आवाज़ है वो हम थोड़ी स्लो कर रखे हैं, क्योंकि बाहर अभी 10वीं क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से थोड़ा बाहर आवाज़ नहीं जाए, इसलिए हमने थोड़ी स्लो आवाज़ कर रखी है, जिससे क्या है कि बाहर किसी विद्यार्थी को डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। अब जब हम प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर को पढ़ते हैं तो उसके हमने आपको उदाहरण यहाँ पर दे दिया है। अब हम पढ़ते हैं इसकी संरचना एवं बनावट, और इसमें जो आपको धारा परिवर्तित की जाती है वो कैसी होती है? प्रत्यावर्ती होती है, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए। इसके बाद में हम इसका चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद में हम इसको समझाएंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं और इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसकी कार्यशैली क्या होती है। तो ये आपने पहले ही उतार लिया होगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में बेटा हम आगे चलते हैं, और जब आगे चलते हैं तो इसमें हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है, इसको हम मिटाने के बाद में दोबारा से इसको शुरू करते हैं। उतार लिया होगा आपने ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की।
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसका जो नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर। या इसको हम बोलते हैं एसी धारा जनित्र। एसी धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, इसको जब हम काम में लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर भी कहते हैं या अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती। क्या होता है इसका मतलब? प्रत्यावर्ती। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे इस युक्ति के द्वारा, इस युक्ति के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? इसको प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है या प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, और ये चलने वाला किससे है? डीजल से। कैसे चलता है बेटा? ये डीजल से। और जब ये आपका डीजल से चलता है तो इसको हम देखते हैं कि इसके भाग क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं इसका चित्र। क्या बनाते हैं? इसका चित्र। तो चित्र जब इसका बनाते हैं तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले इधर आपको चुंबक लेना है। क्या लेना है? चुंबक। और जो ये आपके चुंबक होते हैं ये आपके बड़े आकार के होते हैं। किसके होते हैं ये चुंबक? आपके बड़े आकार के। ठीक है, और जब ये आपके जो चुंबक होते हैं इन चुंबकों को रखा जाता है किसी एक क्षेत्र में, फिक्स कर दिया जाता है। और इन चुंबकों के बीच में, ठीक है, ये क्या बनता है? एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये आपके चुंबक हैं। एक आपका चुंबक इसमें N सरा होता है, एक आपका, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या है ये आपका? क्षेत्र चुंबक। इनके बीच में यहाँ पर हम इस प्रकार से एक कुंडली लेते हैं। क्या लेते हैं? कुंडली। और इसका जो नाम है वो हम लिख देते हैं ABCD, या आप इसको पूरा आयताकार कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको दिक्कत नहीं है। बाकी चित्र आपका ये बनता है, इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी आयताकार कुंडली होती है। और जब हम इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण हम यहाँ पर देते हैं इसका A, B, C और D। इसको हम यहाँ पर थोड़ा नीचे लेते हैं और नीचे हम इसको किसी एक स्लिप रिंग के कारण हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किसके कारण जोड़ देते हैं? इसकी स्लिप रिंग के कारण। ठीक है, तो इनको आपको एक बार आराम से चित्र को समझ लेना है। और जो आपका ये चित्र है, अर्थात हम इसको यहाँ पर एक इस प्रकार से ऐसे एक युक्ति के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं S1 S2। ये आपका स्लिप रिंग फर्स्ट है और ये आपका स्लिप रिंग सेकंड, अर्थात हम इसको बोलते हैं सर्पी वलय। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्पी वलय। सर्पी वलय S1 एंड S2।
इसके बाद में हम जब इसको यहाँ पर किसी एक परिपथ से ऐसे जोड़ते हैं, ये ठीक है, इसको यहाँ पर हम एक वस्तु से और जोड़ते हैं, तो ये हमारा होता है लोड, जो हम यहाँ पर अपना सामान काम में लेते हैं। जैसे कि हम पंखा चलाते हैं, सीढ़ी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं या लाइट्स जलाते हैं, तो इसके आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। और ये आपकी क्या होती हैं, स्लिप रिंग या आपकी सर्पी वलय होता है। और इसके पास में जब हम इसको इनसे जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रुश। क्या बोलते हैं बेटा, इसको ब्रुश बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से ऐसे इसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका पार्ट होता है, इसको हम जब घुमाते हैं तो देखिए, सबसे पहला जो इसका चुंबक हो गया, और जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं, कुंडली। तो यहाँ पर इस संरचना के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हो गए बताओ बेटा, क्षेत्र चुंबक, कुंडली, लोड, और आपका एक ब्रुश होता है, एक आपका इधर सर्पी वाला होता है। तो इसके मुख्य आपके 4 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, कुंडली, सर्पी वाला और ब्रुश। ये आपका यहाँ पर हमने एक छोटा सा चित्र बनाया गया है, और इस चित्र की सहायता से हम इसको समझेंगे। बाकी यहाँ हमने इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं की है, आप केवल इस चित्र को समझना है, ठीक है। तो ये इसका जो पार्ट होता है, हम इसको यहाँ से ऐसे इस प्रकार से घुमाते हैं। ये क्या है, इसका रोटेशन है, और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से ऐसे घूमेगा। अब जब ये आपका इस प्रकार से ऐसे घूमता है, तो घूमने के बाद में अब देखिए, जो आपका यहाँ पर ये कुंडली रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कुंडली। और ये आपका कुंडली है, हम इसको पहले इसके भाग लिख लेते हैं, फिर हम इसकी बनावट के ऊपर चलेंगे। तो इसके यहाँ लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के या AC जनित्र के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो जो आपका पहला वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, और जो आपका दूसरा वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं उसको, कुंडली बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला आपका ये हो गया, दूसरा आपका कुंडली हो गया। और जो इसका एक नाम और होता है, उसे हम बोलते हैं आर्मेचर। इसके बाद में जो उसका तीसरा वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं सर्पी वलय। और जो आपका चौथा भाग होता है, वो आपका भाग होता है ब्रुश। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसके एक भाग को लेते हैं और उसको हम पढ़ते हैं क्या, क्षेत्र चुंबक। इस क्षेत्र चुंबक को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम, फील्ड मैग्नेट, ठीक है। तो इसको जब हम बात करते हैं FIELD फील्ड और MAGNET, ये से कर लीजिए, MAGNET मैग्नेट, मैग्नेटिक नहीं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फील्ड मैग्नेट दिया हुआ है। अब हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये चुंबक बड़े आकार के होते हैं। ये चुंबक कैसे होते हैं, बड़े आकार के या शक्तिशाली होते हैं। ये हम कह सकते हैं, ये दोनों चुंबक बड़े आकार के शक्तिशाली, बड़े आकार के शक्तिशाली होते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक बात और करते हैं, इन चुंबकों के दूसरे होते हैं।
कितने सिरे होते हैं? 2। यहाँ चुंबक के N व S 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, जिसके कारण एक बड़ा चुंबक क्षेत्र बन जाता है। यहाँ लिखते हैं जिसके कारण एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको चुंबक कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। कितने लिए हैं बेटा? 2 लिए हैं, और उनका हमने नाम क्या दिया है? N और S दिया हुआ है। तो आपको चित्र में सबसे ऊपर आपको ये 2 चुंबक दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके दोनों क्या हैं? चुंबक हैं। और जब ये आपके दोनों चुंबक हैं, इसके बाद में हम आगे का भाग इसे उसमें दूसरा लेते हैं। वो क्या लेते हैं? कुंडली या आर्मेचर। क्या लेते हैं? कुंडली या फिर आर्मेचर। कुंडली या आर्मेचर अर्थात जो आपका कुंडली होता है, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको आर्मेचर कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको बताइए? कॉइल या आर्मेचर। या तो हम इसको कॉइल कहेंगे, और यहाँ पर और जो इसका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? आर्मेचर होता है। ये किससे बनी होती है? यहाँ पर कच्चे ढलवा लोहे से बनी हुई प्लेट के ऊपर एक तांबे के तार को लपेटा जाता है। जैसे हम यदि आपको यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जैसे कि इसमें कच्चा लोहा होता है, उसके ऊपर इसको लपेटा जाता है, और ये जो कुंडली होती है वो किसकी बनती है? तांबे के तार की बनती है। किसकी बनती है? तांबे के तार की। तो यहाँ लिखते हैं ये कच्चे लोहे के ढांचे पर बनाई जाती है। यह कच्चे ढलवा लोहे के ढांचे पर एक तांबे के तार से लिपटी हुई, तांबे के तार से लिपटी हुई संरचना होती है। अर्थात ABCD एक आयताकार, देखिए ABCD कैसी है? एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। ये आपके यहाँ पर 2 भाग आपके यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर तीसरा भाग लेंगे और आपको चौथा भाग लेंगे। तो इसके बाद में हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि फिर हमें ये मिटाना पड़ेगा, तब जा कर के हमें उधर इसको समझाना होगा, ठीक है। तो बेटा इसको एक बार समझ लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं, या आपको उतार लेना है पहले। देखिए यहाँ पर आपके 2 चुंबक हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ की आपकी धारा किस में बदलेगी? AC में बदलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके 2 चुंबक होते हैं। ये दोनों चुंबक कैसे होते हैं? बड़े एवं अति शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, जिनके कारण एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। और ये जो आपका जो बड़ा क्षेत्र बनता है,
ये क्षेत्र किसके कारण बनता है? विद्युत चुंबक के कारण। ठीक है, तो इस क्षेत्र के कारण यहाँ पर आपका एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है, और बड़ा क्षेत्र जब बन जाता है तो इसके बीच में यहाँ पर एक कुंडली ABCD रखी गई है, और ये जब कुंडली ABCD को हम घुमाते हैं, इसकी जो क्रियाविधि पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये कैसे कार्य करती है। ठीक है, अभी हम केवल इसके भागों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला भाग क्षेत्र चुंबक, जो इसका एक शक्तिशाली या बड़े आकार की चुंबक होती है। ठीक है, और इसके श्रेय होते हैं 2, एक आपका N और एक आपका S। हम इसको इसके यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख भी सकते हैं, NS। ठीक है, इसके बाद में ये आपके यहाँ पर 2 चुंबक होते हैं, N और S। इसके बाद में अगला वाला जो पार्ट हमने यहाँ पर लिया है वो क्या है? कुंडली है। क्या है बेटा? वो यहाँ पर कुंडली है। और जब हम इस कुंडली को यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये कुंडली आप देखिए एक आयताकार दिखती है। कैसी दिखती है? एक आयताकार, अर्थात ये देखिए जैसे कि ये आपका एक अखबार है। इस अखबार पर जब हम यहाँ पर लपेटते हैं तो इसके सामने इसके चारों ओर इस प्रकार से एक आयताकार रूप में ये आपको बना हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि ये आपका क्या है बेटा? एक आयत बन रहा है। इसमें इधर देखिए ये जो आपको जो संरचना दिखी गई है ये किसकी है? एक आयत के समान है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक कुंडली ABCD एक आयताकार लिया हुआ है। तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है? यह कच्चा ढलवे लोहे के ढांचे पर तांबे के तार से लिपटी हुई एक संरचना होती है, और इस अर्थात ABCD एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो कुंडली बनाई गई है ABCD बनाई गई है, और ये कैसी है? आयताकार है। अब ये कुंडली कैसे घूमती है, कैसे कार्य करती है, कैसे इसकी क्रियाविधि है, वो हम इसकी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अभी जो आपका यहाँ पर तीसरा वाला भाग है वो कौन सा है? सर्पी वलय। और चौथा वाला आपका भाग है जो ब्रुश, जो आपकी विद्युत धारा को एकत्रित यहाँ पर करता है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में हम इसमें आगे तीसरा वाला भाग लिखते हैं सर्पी वलय। उतार लीजिए इसको। उसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं कि सर्पी वलय क्या होता है। अब देखिए इसका जो हम यहाँ पर तीसरा वाला भाग लेते हैं वो आपका भाग रखा गया है सर्पी वलय, और इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग बोलते हैं, SLIPRING, स्लिप रिंग। ठीक है, अब ये स्लिप रिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्लिप होना अर्थात किसी चीज़ का फिसलना, स्लिप होना अर्थात किसी चीज़ का फिसलना। तो यहाँ पर हम जो इस कुंडली को देख रहे हैं कि ये आपकी क्या होती है? ये एक छोटी सी इसमें जो कटोरी टाइप में संरचना है, ये किसकी बनी हुई है? सर्पी वलय दिए हुए हैं इसमें 2। ये आपका सर्पी वलय S1 है और ये आपका सर्पी वलय S2 है। और जब ये आपको इस प्रकार से इसमें कुंडली का जो A भाग इधर जुड़ा हुआ है, D भाग इसका इधर जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे ये घूमता है तो इसके ऊपर से जो कार्बन लगा होता है, जो आपका ये वाला कार्बन है, वो इसके ऊपर से हल्का हल्का घिसता हुआ इसके ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ आपके सर्पी वलय कौन कौन से होते हैं? S1 और S2। ठीक है, तो लिखिए बेटा इसको, कुंडली के सिरे A व D। देखिए A वाला सिरा आपका ये आ रहा है, D वाला सिरा आपका ये आ रहा है, और ये कौन से सर्पी वलय से जुड़े हुए हैं? S1 से। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ सर्पी वलय S1 को, सर्पी वलय S1 को कुंडली के A व D भाग से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है बेटा? यहाँ पर इसको देखो, A को यहाँ जोड़ा गया है, इसी पर आपको कौन सा जोड़ा गया है? यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका D भी इसी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र के आधार पर जब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो जो आपको सर्पी वलय स्लिप रिंग दी हुई है, ठीक है, इसके बाद में हम इसको यहाँ पर करते हैं, इसमें 2 सर्पी वलय दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं बेटा? यहाँ पर 2, S1 और S2।
इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या लिख लीजिए, संरचना में या चित्र में भी कह सकते हैं, दो सर्पी वलय होते हैं जो S1 व S2 से दर्शाए हुए हैं। ये किससे दर्शाए गए हैं? S1 व S2 से। देखिए चित्र में, तो ये आपको दो कितने दिए हैं, क्षेत्र चुंबक, उसके बीच में क्या रखा हुआ है, कुंडली ABCD। तो A को किससे जोड़ा गया है, सर्पी वाले S1 से। D को भी किससे जोड़ा गया है, सर्पी वाले S1 से। और यहाँ पर आपके कितने सर्पी वाले दिए गए हैं, S1 और S2, जिसमें आपका लोड का दूसरा वाला भाग अर्थात हमें जो चलाना है उसका दूसरा वाला भाग जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं इसके आगे की ओर। तो देखिए, ये जो आपके सर्पी वाले होते हैं, ये कुंडली के साथ में धीरे धीरे उसमें मूव करते हैं, अर्थात घूमते हैं। ये सर्पी वाले कुंडली के साथ घूमते रहते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे जो चौथा वाला भाग है वो आपका रखा गया, कौन सा, ब्रुश रखा गया है, अर्थात BRUSH। ब्रुश आप सभी जानते हैं कि ये आपका सफाई का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सफाई का। ठीक है, जैसे कि आपके कई तरह की ब्रुशें होती हैं, कपड़े धोने वाले अलग होती है, कोलगेट करने वाले अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो ब्रुश होता है, ये आपका ब्रुश किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, अर्थात काले काले एक ऐसे पदार्थ से बना होता है। जब ये आपके स्लिप रिंग या आपके सर्पी वाले के ऊपर जब ये घूमता है तो इसमें एक छोटी सी चिंगारी के रूप में, मतलब चिंगारी सी पैदा होती है। और जब आपकी चिंगारी सी पैदा होती है तो ये उसमें उसको इसके घूमने की संख्या को दर्शाता है कि ये कितनी बार आपको घूम रहा है, और उतना ही बार ये इसको स्पर्श करते हुए, मतलब स्लिप करते हुए लगातार घूमता रहता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि ये ब्रुश किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये ब्रुश कार्बन धातु के बने होते हैं। अब ये किससे जुड़े हुए हैं, एक आपका S1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका S2 से जुड़ा हुआ है। ये S1 व S2 से जुड़े रहते हैं। और जो इसका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम इसका ये होता है कि ये हमें AC या प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करके हमें देता है। तो हम ये प्राप्त कहाँ से करता है, ये सर्पी वाले से, और hमें देता कहाँ पर है, ये लोड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। तो इसके द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। और कार्बन इसमें किसका बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं। किसका होता है, ये ब्रुश का होता है। तो यहाँ पर हम सीधा भी कह सकते हैं कि जो आपका ब्रुश होता है, ये ब्रुश कार्बन धातु के बने होते हैं, और ये सर्पी वाले से स्पर्श होकर के जब ये घूमते, सर्पी वाले जब घूमता है कुंडली के साथ में, तो उससे स्पर्श होकर के ये इसमें प्रत्यावर्ती धारा को इकट्ठा करके उसको हमें लोड के रूप में देता रहता है। और ये जो आपके सर्पी वाले हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ब्रुश किससे जुड़ा हुआ है, लोड से भी इसको कनेक्ट किया गया है। क्या लिखते हैं, जिसके कारण हमें प्राप्त ऊर्जा
या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और यही ऊर्जा जो आपकी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को ही हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो ये तो बेटा इसके 4 भाग हो गए। और अभी हम इसकी एक संरचना देखते हैं। संरचना के बाद में इसकी क्रियाविधि, ये अभी आपने पढ़ी है इसकी बनावट, और अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि, ठीक है, कि जो इसका जो मुख्य काम है वो क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये आपकी क्रियाविधि पढ़ते हैं तो ये आपकी एक आयताकार कुंडली है। देखिए, इसको ऐसे करते हैं तब भी ये आयताकार है, और इसको ऐसे करते हैं तब भी ये आयताकार है। इसका ये सिरा आपको A, B, C और D, इसके इधर कोई चुम्बक रखा हुआ है, इसको इसके इधर भी एक चुम्बक रखा गया है। इसका हमने यहाँ पर नाम दिया है S सिरा और इसको दिया हुआ है N सिरा, अर्थात आपके 2 यहाँ पर आपके चुम्बक दिए हुए हैं। अब ये देखिए, चुम्बक तो आपके जैसे हैं वैसे ही फिक्स हैं, चुम्बक आपके घूमेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये कुंडली आपकी ऐसे है और इसको जब घुमाया जाता है तो देखिए ये कुंडली आपकी ऐसे ऐसे इस प्रकार से हो गई, अर्थात उस क्षेत्र के कैसे हो गई, लंबवत हो गई। कैसे हो गई, लंबवत। और जब ये ऐसे थी तो उसके कैसे थी, समांतर, अर्थात चुंबक के सीध में ये रखा गया है। और जब इसको ऐसे घुमाया जाता है और इसको घुमाने को हम बोलते हैं कौन सा, दक्षिणावर्त। और जब दक्षिणावर्त बोलते हैं तो इसमें यहाँ पर प्रत्यावर्ती जो धारा है, अर्थात इसमें जो उसका चुंबक है, जो धारा है वो यहाँ पर आपकी इसमें से घटती है। और जब ये आपकी धारा यहाँ पर घटती है तो इसमें फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स का मान जब बढ़ जाता है तो इसमें आपकी जो कुंडली है, एक बार इसमें दक्षिणावर्त घूमती है आधे सर्कल में। तो यहाँ से आपका जब ये बी आपको ऐसे दिया हुआ है और ये इस प्रकार से ऐसे घूमेगा तो क्या है, ये यहाँ से आपका B1 कह सकते हैं, और इसको में जो घूमता है तो इसको B2 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, B2। इसके बाद में जब ये दोबारा ऐसे घूमता है तो ये आपका एक पूर्ण सर्कल होता है, अर्थात इसका पूर्ण घूम जाता है। तो इस प्रकार से इसके पूर्ण घूमने के बाद में तो एक बार इसमें धारा आपकी नेगेटिव में अधिकतम होती है और एक बार आपकी धारा धनात्मक में अधिकतम होती है, और इसी के कारण हमें यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्रियाविधि है, ये हमने आपकी यहाँ पर क्रियाविधि समझाई है। तो इसमें हमें आपके कुछ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इसके कुछ पॉइंटों को लिखते हैं तो वो आप देख लीजिए। क्रियाविधि हमने आपको समझा दी है, और यही आपका एक निश्चित जो कलांतर होता है, इस निश्चित कलांतर के बाद में इसमें धारा प्रत्यावर्ती हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में जो यहाँ पर इसकी क्रियाविधि है, तो क्रियाविधि को देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपको 2-4 पॉइंट लिखवाते हैं, अर्थात हम इसकी कार्यविधि या क्रियाविधि उसको बोलते हैं। क्रियाविधि, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एक जो आपको आयताकार प्लेट दिया हुआ है, उस आयताकार प्लेट को हम यहाँ पर कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो इसमें आपको यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए यहाँ देखिए, कुंडली के घूमने से, कुंडली के लगातार लंबवत व समांतर घूमने से, लंबवत व समांतर घूमने से इसमें आपका फ्लक्स परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है इसमें, फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में घूमने से, चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा
जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कुंडली ABCD, कुंडली ABCD को आधे समय दक्षिणावर्त B1 से B2 तथा शेष आधा समय वामवर्त B2 से B1 की तरफ घुमाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको घुमाते हैं B1 से B2 और उसके बाद हम दोबारा घुमाते हैं इसको B2 से B1। अब फ्लक्स का परिवर्तन हमने यहाँ बता दिया है और उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे कि जिसके कारण आपका फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब देखिए, इसके प्रथम कालांतर में, प्रथम दक्षिणावर्त में धारा का मान अधिकतम व दूसरे वामवर्त में धारा न्यूनतम परिवर्तित होती है। इसी कारण धारा प्रत्यावर्ती प्राप्त होती है, जो एक पूर्ण कालांतर या पूर्ण चक्कर को दर्शाती है। पूर्ण चक्कर को क्या करती है, ये दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, दर्शाती है। जैसे ऊपर लिख दिया, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, या जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये सभी आपको उतार लेना है बेटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और भारत में जो आपके प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और इसका जो हर्ट्ज क्यों लिखा गया है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक कितना होता है, 50 होता है। और अर्थात ये 1 सेकंड में यहाँ पर जो आपकी इसकी कुंडली है वो कितना पूर्ण चक्कर पूरा करती है, 50। क्या लिखेंगे, भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है आपको यहाँ पर आवृत्ति, 50 हर्ट्ज। और यही से आपका एक अवैध है या आपका विकल्पात्मक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में आवृत्ति का मान कितना होता है। तो भारत में आपकी जो आवृत्ति का मान होता है वो आपका 50 हर्ट्ज प्राप्त होता है। और यहाँ लिखेंगे, अतः यह 1 सेकंड में 50 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं
क्रिया विधि हमने क्या लिखा है, ये जो आपकी कुंडली है ये लगातार घूमती रहती है और एक बार ये उसके समांतर आती है और एक बार ये उसके लंबवत आती है। और समांतर लंबवत का मतलब है कि इसमें धारा का मान परिवर्तन होता है। जब धारा का मान परिवर्तन होगा तो इसमें फ्लक्स का मान भी परिवर्तन होगा। तो एक बार हम इसको घुमाते हैं दक्षिणावर्त और B1 से B2 और इसके बाद में शेष आधे भाग में घुमाते हैं इसको वामवर्त तथा इसका उत्तरावर्त, इसका उल्टा घुमाते हैं। तो ये जो आपका इसमें जो घूमना होता है वो B2 से B1 होता है। ऑटोमेटिक हमें पता है कि जब हम B1 से B2 जा रहे हैं तो उसका सीधा परिवर्तन है और B2 से B1 आ रहे हैं तो ये कैसा है, इसका उल्टा परिवर्तन है। और इसी के कारण हमें इसमें विद्युत धारा का मान एक बार धनात्मक में अधिकतम मिलता है और एक बार आपका ऋणात्मक में न्यूनतम मिलता है। और जब ये आपका मान न्यूनतम में अधिकतम होता है तो इसी कारण आपको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। और इसका जो एक पूर्ण कालांतर होता है और इसी पूर्ण कालांतर को दर्शाती है जिसे हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और आपको भारत में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हमें प्राप्त होती है। तो इसको आप एक बार उतार लीजिए, ठीक है। और फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में आपको लिख देना है। धन्यवाद।